नमस्कार, शुभ संध्या। मैं बेंगलुरु से डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जीवन रंग उषा संग पेज पर अपनी बात सबके साथ परिचर्चा में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आशा जी के साथ आज हम अपनी बात करने वाले हैं, तो श्रीमती आशा पांडे ओझा जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा जी, बहुत बहुत आभार उषा जी, और बहुत ही आभार आपका कि आपने मुझे अपने पेज से जोड़ा। और आज मैं आपकी वजह से आपके पेज पे लाइव हूँ, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आभार जी आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, सबसे पहले हम आशा जी का परिचय आप सबसे मैं करवा देती हूँ। वैसे तो आप जानते होंगे, ये बहुत चर्चित व्यक्तित्व हैं, फिर भी मैं आपका परिचय उनसे करवाने जा रही हूँ। तो आशा पांडे ओझा जी का जन्म ओसियां जिला जोधपुर राजस्थान में हुआ। आपके पिताजी शिवचंद जी ओझा और माता राम प्यारी जी ओझा हैं। इनकी स्कूली शिक्षा ओसिया में और कॉलेज की जोधपुर में हुई है। आपने बीए के बाद लॉ किया और कुछ समय प्रैक्टिस भी की, और प्रैक्टिस करते करते ही कुछ समय बाद इन्हें हिंदी साहित्य में रुचि हुई और उन्होंने एक स्वयं पाठी के विद्यार्थी के रूप में हिंदी साहित्य में एमए की पढ़ाई की। आपका विवाह जितेंद्र पांडे जी से हुआ, जो अजमेर निवासी हैं और वो राजस्थान की प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। आपने हिंदी साहित्य की, हिंदी भाषा की विविध विधाओं में अपनी रचनाएं लिखी हैं, अपनी लेखनी चलाई है। निरंतर आप निर्बाध गति से गीत, गजल, कविता, हाइकू, आलेख, शोध पत्र, क्या नहीं बताए, सब कुछ में अपनी लेखनी चलाई है इन्होंने। और कई राज्यों और शहरों में विभिन्न संस्था और अकादमियों द्वारा आपका अब तक 150 बार सम्मान हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी व्यक्तित्व के लिए, और ये प्रक्रिया अनवरत जारी है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे कई सम्मान आप और प्राप्त करती रहें। आपने हिंदी साहित्य के 3 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भी भाग लिया है। अब तक 50 से अधिक साहित्यिक संगोष्ठियों में भाग लिया है, 20 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं, कार्यक्रमों का संचालन किया है। लेखन और समाज सेवा को जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा मानती हैं। तो आप बताइए, उन्होंने क्या नहीं किया, सब कुछ आजमा चुकी हैं और बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं। अब तक इनकी प्रकाशित पुस्तकें बूंद समुद्र के नाम काव्य संग्रह, एक कोशिश रोशनी की ओर, वो भी काव्य संग्रह, त्रिसुगंधित संपादित है, गीत, गजल, कविता की, जर्रे जर्रे में वो है, वक्त की शाख से आदि प्रकाशित हो चुकी हैं। आगामी जो इनकी पुस्तकें आने वाली है वो पाखी, जिसमें हाइकू संग्रह है, दोहा संग्रह है और एक कहानी संग्रह भी है। आप त्रिसुगंधी साहित्य कला एवं संस्कृति की संस्थापिका एवं अध्यक्षा हैं। इन्होंने जो सामाजिक कार्यों के अंतर्गत, जो बुराइयों को दूर करने के अंतर्गत, इन्होंने कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के हेतु कई प्रतियोगिताएं, कई कार्यक्रम आयोजित कर चुकी हैं। महिला उत्थान एवं जागृति हेतु भी कई कार्यक्रम करवा चुकी हैं। आपकी देश की 200 से अधिक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं छप चुकी हैं, और जिसमें मुक्तक, गजल, दोहा, हाइकू, व्यंग, समीक्षा, आलेख आदि आदि हैं। वर्तमान में भी वह सामाजिक कार्यों में बहुत सक्रिय रहती हैं और वह अब तक 18 बार ब्लड डोनेट कर चुकी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आशा जी, आपके जितनी तारीफ की जाए कम। आप लेखन में भी हर क्षेत्र में आप आगे हैं और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। तो आपका बहुत बहुत पटल पर स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए आशा जी से चर्चा करते हैं, कुछ और उनके बारे में जानते हैं। आशा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी ये लेखन यात्रा कब, कैसे प्रारंभ हुई, कुछ जानकारी दें। जी उषा जी, सर्वप्रथम तो मैं जो भी इस पटल से जुड़कर हमें सुन रहे हैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत शुक्रिया कि इतने कीमती समय में से आप अपना समय निकाल कर हमसे जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। उषा जी, जैसा कि आपने पूछा कि कहाँ से शुरू हुआ, तो मुझे लगता है कि आप जो बनने वाले होते हैं या आपको जो आगे चल के बनना होता है, वो शायद आपकी माँ के पेट से शुरुआत हो जाती है और समझ में आपको देर से आता है कि हम क्या हैं।
हाँ ना, तो मेरी पहली रचना 9th क्लास में मैं थी, तब छपी थी दहेज का दैत्य। वाह जी। तो उनको मेरे गांव में किसी एक जो बड़ी मेरी दीदी की फ्रेंड थी, उनकी दहेज के लिए हत्या कर दी गई थी ससुराल वालों ओ की तरफ हो। से। ससुराल वालों ने हत्या कर दी, तो फिर एक स्कूल में कुछ ऐसा उसके लिए रैली वैली निकालनी थी कुछ वो। तो उस समय मुझे अचानक मंच से बोलने का कहा, और मैंने पता नहीं कुछ इसी तरह रिदम में ही पूरी बात कह दी, और वो आगे जी। जाके वही कविता बनी दहेज का दैत्य। तो वो 9th क्लास में छपी थी, और जब मैं ये अरे। हुआ था 8वीं क्लास में पढ़ती थी मैं, तब लिखी थी हम्म। मैंने। और जब ये प्रकाशित हुई तो मैं 9th क्लास में थी। अरे, आपको तभी इतना इन बुराइयों कुप्रथाओं के प्रति आपके मन में जो विरोध था और उसको आपने कविता के रूप में इतनी छोटी उम्र में ही प्रस्तुत किया, ये बहुत ही तारीफ की बात है, बहुत ही विशिष्ट बात है। आशा जी, हमने ये भी जाना है कि आपका प्रकृति से बहुत जुड़ाव है। आपकी कई पोस्टों में अब ऐसे भी जानने को मिला है कि आप प्रकृति से बहुत प्रेम करती हैं। प्रकृति को आप किस रूप में देखती हैं, और प्रकृति के जो आपने मानवीकरण के जो नए बिंब और प्रतीक के प्रयोग किए, उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कीजिए। प्रकृति से मेरा अनुराग शायद बचपन से ही है, क्योंकि मैं अकेली छत पर उन दिनों, आपको पता है, अपना अधिकतर समय शाम के 6 बजे से लेके छत पर जी। बीतता था। अच्छा। तो छत पर मैं लेटे लेटे ऐसे बादलों में आकृतियां मुझे नजर आती थी, या मैं ओ। कहीं पेड़ों में बैठती तो मुझे उनमें आकृतियां नजर आती थी। तो मुझे लगता कि ये भी हमारी तरह सजीव लोग हैं, इनमें भी कुछ, इनकी भी एक अलग दुनिया है जो जीवित है, और हमसे परे कुछ तो है जो जीवित है और बिल्कुल हमारी ही तरह है। तो प्रकृति, इस तरह मेरा जुड़ाव बचपन से ही प्रकृति के साथ होते गया। और मैं, क्योंकि मेरा बचपन छत्तीसगढ़ का है, तो वहाँ ओ। बहुत हरियाली और बहुत खूबसूरत जगह है वो। तो वो हरियाली देखते देखते पता नहीं कब प्रकृति से इतना लगाव हो गया कि मैं अब अपने आप को प्रकृति से विलग करके नहीं देख सकती। और प्रकृति में मुझे साक्षात कहीं ना कहीं ईश्वर का रूप नजर आता है। ईश्वर सही। अगर कहीं एक बार को मंदिर में मिले न मिले, एक बार को मस्जिद में मिले न मिले, गुरुद्वारे में मिले न मिले, चर्च में मिले न मिले, वो प्रकृति में जरूर मिलेगा आपको। क्योंकि अवश्य, ये बहुत सही नदी, कहा। जी। झरने जो भी हैं, जो हमें जीवन दे रहा है वो ईश्वर है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और आपने बहुत सुंदर सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है, प्रकृति को मानवीकरण के रूप में देखा है, तो बहुत ही सुंदर आपने, मतलब, और सही है। उसको इस तरह से देखना, इस तरह से जानना, ये एक एक अलग ही भाव है जो हमको ईश्वर के करीब ले जाता है। इस बारे में कुछ आप, कुछ एक छोटी सी रचना सुनाना चाहेंगी? जी, मैं कुछ दोहे और एक छोटी सी रचना प्रकृति पे जरूर, क्योंकि ये मेरा प्रिय जी विषय है। अवश्य। मैं जी। रिक्त कभी हो ही नहीं सकती, आखिरी समय तक भी कभी मैं शायद ही प्रकृति से रिक्त हो पाऊं। तो एक बिल्कुल। दोहे और एक छोटी सी रचना रखती हूँ मैं आपके बीच, प्रकृति से ही जुड़ी हुई, कि मुझे क्या क्या दिखता है। देखिए, बादलों में क्या दिखता है, मुझे नदियों में क्या दिखता है। तो सबसे पहले तो ये एक दोहा रखती हूँ कि गीत दिवस लिख लिख रखे, ठुमरी गाए रात। ओहो। गीत लिख लिख रखे, ठुमरी गाए रात, मेरे आंगन जब गिरे सावन की बरसात। वाह मेरे वाह, आंगन क्या बात है। की बरसात, और नदियां तीरे बैठकर अद्भुत देखा रूप। मैं नदी के तीर पे बैठी थी, तब ये दोहा बना कि नदियां तीरे बैठकर अद्भुत देखा रूप, रूखी जैसे सांझ थी, निगल गई सब धूप। वाह रूखी वाह वाह वाह। जैसी निगल गई सब धूप। और देखिए ईश्वर किस तरह मैं देखती हूँ ईश्वर को प्रकृति में। एक दोहा देती हूँ इसका, कि झरने, जलचर, झील, जल, मुक्ता और मराल। झरने, जलचर, झील, जल, मुक्ता और मराल, पंछी, पर्वत, पेड़, तू तेरे रूप कमाल। वाह वाह पंछी, वाह। पेड़, तू तेरे रूप कमाल। इस सब में मुझे ईश्वर दिखाई देता है, पक्षियों में, झरनों में, नदी में, नाले में। मतलब जो, चाहे सूर्य उदय हो रहा है चाहे अस्त हो रहा है, सारे ईश्वर के रूप नजर आते हैं। और एक जी जी। छोटी सी रचती हूँ जी जिसमें अवश्य। प्रकृति जरा वो देखिए कि किस तरह प्रकृति अपने आप बांध के मुझसे क्या कहलवा रही है।
हवा मिस झुक लुक लुक छुप डार डार से करे अखियां चार, ये मानवीकरण भी देखिए आप साथ में, कि हवा मिस छुप डार डार से करे अखियां चार, कस्तूरी हुई गुलाब की सांसें केवड़ा पलाश करे श्रृंगार, छूते ही गिर जाए पात लजीले, इखलाती मदमती सी लागे बया, सुन के की बोरे रसाल गिराए कचना, अंबर पट से छाए पयोधर सुमनों पर मधुकर गुंजार, कुंजर कुरंग मराल मस्ती में मनहर मन भावन संसार, यमुना तीरे माधव बंसी फिर राधे राधे कर पुकार, नख सिक सज चली राधे रमणी, हर मन अनुराग परंपार, हर मन वाह अनुराग। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या सुंदर चित्रण है, और अनुप्रास का और कई अलंकार मैं इसमें देख रही हूँ आपके प्रकृति चित्रण में। इतना सुंदर है, हम तो बिल्कुल प्रकृति की गोद में पहुंच गए आपकी इस रचना के माध्यम से। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर चित्रण किया आपने। प्रकृति पे लिखने वाले खुद भी लोग प्राकृतिक ही रहते हैं, उनको किसी भी आवरण की जरूरत नहीं होती है। ये बात भी सही है। मुझे सुमित्रा नंदन पंत जो प्रकृति प्रेमी उनकी याद वो आ भी गई आज। जी, वो तो आजाद जाते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आप पिछले 25 वर्षों से राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों, विभिन्न शहरों में पतिदेव की पोस्टिंग में रही हैं, तो आपने राजस्थान अच्छे से करीब से जाना है। और वैसे खैर आप राजस्थान की हैं ही, बचपन से भी जानती हैं, और अभी तक भी आप उसी में ज्यादातर रही हैं। तो आपको राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति, तो वो तो बहुत ही विशिष्ट है, हम सभी जानते हैं, और आज भी उसकी बहुत ही तारीफ की जाती है, उसकी चर्चा रहती है। लेकिन हम आजकल के युवाओं में कुछ परिवर्तन देखते हैं, जहां हमारी संस्कृति का कुछ हास हो रहा है। उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, मैंने राजस्थान पूरा लगभग आधे से अधिक राजस्थान में देख चुकी हूँ। आए दिन बदले के कारण मुझे जैसलमेर, पोखरण, फलोदी, मतलब जालोर, नाथ द्वारा यहाँ की सब तरफ रहने का, बड़ी सादड़ी, हर तरफ रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैंने देखा है कि वाकई राजस्थान की संस्कृति जो 25 सालों पहले मैं देखती थी, जो हमारी विरासतें, जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, वो बिल्कुल अमूल्य थे, अनूठे थे। लेकिन धीरे धीरे 25 सालों में मैंने देखा है बिल्कुल इनका ह्रास हुआ है। और कुछ आधुनिकता के नाम पे हम लोग बहुत ज्यादा आजाद होने की कोशिश कर रहे हैं। आधुनिकता जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आधुनिकता नहीं हो, हमें चलना है समय के साथ, तो हम चलेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन समय के साथ चलने के लिए ऐसा नहीं है कि आप अपने मूल्यों को, उनका पतन कर दें, आप अपनी संस्कृति का पतन कर दें। मतलब राजस्थान के लिबास, खान पान, रहन सहन, सचमुच यहाँ की ज्वेलरी कोई दुनिया में मुकाबला नहीं है, मैं ये मानती हूँ। अगर नई पीढ़ी इनसे विरक्त होती रही तो जो पूरी दुनिया राजस्थान की तरफ दौड़ के आती है, बिल्कुल यहाँ की जानने के लिए, यहाँ के संस्कार जानने के लिए, यहाँ का परिवेश जानने के लिए, यहाँ के जो हमारे जॉइंट परिवार हैं उनको देखने के लिए। लेकिन ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है और हम एकाकी हो रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा पहनावा बहुत विशिष्ट होता है, उसकी सारी दुनिया करती है ना। हमारा खान पान बहुत विशिष्ट, और पूरा हमारा खान पान भी प्राकृतिक है, हर साल के अनुसार है कि हम सर्दी में क्या खाते हैं ये चीज, हम गर्मी में क्या खाते हैं, हमें बारिश में क्या खाना है, पूरे वैज्ञानिक तरीके से है। लेकिन आज आप देखिए यहाँ उदयपुर में राजस्थानी खाना खाइए आप, पूरे राजस्थान में, आपको जल्दी पचेगा, आपको जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप पिज्जा बर्गर खा के देखिए, आपको नहीं पचेगा, आपका पेट बड़ा जल्दी खराब होएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? पानी, बिल्कुल जी, हम प्रकृति के विपरीत जा रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, कभी कभी आपने टेस्ट के लिए खा लिया, वो अलग चीज हो गई कि हमने क्या स्वाद है। पर आजकल आए दिन जोमेटो, स्विगी, उस पे जिस तरह ऑर्डर होने लगे, या जिस तरह राजस्थान में पूरे कपड़े पहनने के पीछे भी कारण है कि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, धूप भी बहुत ज्यादा होती है, तो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की वजह से पूरा पहनावा होता है यहाँ पर। लेकिन आजकल हम उसके भी विपरीत जा रहे हैं।
अपनी संस्कृति से पता नहीं क्यों हम विमुख हो रहे हैं और पूरी दुनिया हमारी संस्कृति की तरफ आ रही है। तो मुझे नई पीढ़ी से थोड़ा सा एक अनुरोध तो है मेरा, और बहुत जी प्रेम आग्रह है कि अपनी संस्कृति को इस तरह हरास नहीं होने दे उसे, और इस तरह अनदेखा नहीं करें उसे। आप आगे लेके चलेंगे तभी आप विश्व स्तर पर आपकी संस्कृति की पहचान है जो कायम रहेगी। सही कहा आपने। और मैं भी राजस्थान से जुड़ी हुई हूँ, मेरा बचपन भी राजस्थान में बीता है, तो मुझे भी लगता है जब भी वहां जाने का होता है, वैसे पिछले 40 वर्षों से मैं इधर हूँ बेंगलोर में, कर्नाटक, पर खैर राजस्थान से जुड़ा हो तो उससे खत्म नहीं हो सकता। जब भी जाते हैं देखते हैं काफी बदलाव लग रहा है। कुछ बदलाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ बदलाव जैसा आपने बताया वो सही नहीं है, उसके प्रति सोचना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे बहुत अच्छा बदलाव हुआ है, बहुत पढ़ने जी लगे हैं यहाँ बच्चे युवा, लेकिन जिस तरह हम अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं खेदजनक, चिंताजनक है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। तो आप राजस्थान की मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, राजस्थान की संस्कृति में रमी हुई हैं और बचपन से अब तक रही हैं, तो क्यों नहीं कुछ राजस्थानी की रचनाएं हो जाए आपके माध्यम से। आप बहुत सुंदर लिखती है, मैंने पहले भी सुनी है, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थानी में मैं उसी तरह लिखती हूँ जितना हिंदी में लिखती हूँ। जी और बिल्कुल। जब मैं एमपी से लौट के आई थी, जो अब छत्तीसगढ़ है, बिल्हा से जब मैं लौट कर आई थी, मुझे राजस्थानी बिल्कुल नहीं आती थी, एक शब्द नहीं आता था। हम्म। और जब उस कदर रगों में घुल गई है राजस्थानी, मुझे लगता है कि नहीं, मैं कभी राजस्थानी से दूर हुई नहीं थी। सही है। एक देखिए आप, इसमें भी मानवीकरण ही देखिए कि किस तरह जी मानवीकरण अलंकार लिखा है मैंने। घट्टी फेरे बादड़ा बिरखा उरे धान, घट्टी फेरे बादड़ा बिरखा उरे धान, दोया ने घमकावती बिजली खींचे कान। वाह वाह और वाह। आप देखिए कि यहाँ मैं इसमें इस दोहे में फिर राजस्थान की संस्कृति रख रही हूँ, हमारे जी संस्कार रख रही हूँ कि मुजरा करता रूखड़ा लुड़ लुड़ जावे धान, मुजरा करता रूखड़ा लुड़ लुड़ जावे धान, मरुधर थारी इन धरा आवे जद मेहमान, वाह मरुधर वाह। थारी धरा आवे जद मेहमान। लेकिन कहीं ना कहीं अब हम उससे भी विरक्त हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। अब हमारे मेहमान आते हैं तो शायद वो अपनापन वो नहीं होता है। कई बार चीटिंग भी हो जाती है राजस्थान में आने के बाद यात्रियों के साथ, वो गलत है। मेरे इस दोहे को चरितार्थ करने के लिए मैं फिर से युवा पीढ़ी को चाहूंगी कि ये ही हमारा आचरण बना रहे। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा बता रही हैं कि जो भी सुन रहे हैं वो भी इसके माध्यम से जाने कि हमारे राजस्थान की या हमारे देश की हर हर प्रांत की ही विशेषताएं हैं। अब आज हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आप राजस्थान से जुड़ी हैं, तो उनको जानना चाहिए कि वो क्या मिस कर रहे हैं, वो क्या खो रहे हैं, यदि वो आजकल बिल्कुल पश्चिमी प्रभाव में आकर के अपने आप को रहन सहन खान पान सभी बदल दिया है। तो और वैसे भी हमारी तो राजस्थानी मनोहार की भी बहुत ही वही प्रसिद्ध है। वही चीज मैं कह रही हूँ कि यहाँ के मतलब मेरे उस दोहे का अर्थ था कि मुजरा करता रूपड़ा, यानी कि यहाँ के जो जी, पेड़ हैं वो वो भी भी मुझे। अदब है ना। और जी लुड़ जी लुड़ जाता, और जो धान है हमारे खेतों का वो भी मेहमान को देख के पूरा बिछ जाता है। बिल्कुल, इस तरह वही की वही। है, इस तरह का हमारा आचरण रहा है युगों से। लेकिन अब जब यहाँ पर कई यात्रियों के साथ सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि उनके साथ चीटिंग हुई, ये हुई, तो एक कहीं ना कहीं छवि बिगड़ती है हमारे प्रांत की। वो थोड़ा दुखदाई लगता है, थोड़ा बिल्कुल मन ठेस लगती है मन को कि ये चीज नहीं होनी बिल्कुल। चाहिए। और वैसे और भी राजस्थानी आन बान एक शान राजपूती इतिहास तो बहुत ही विशिष्ट है हमारा राजस्थान का। जी जी बिल्कुल, बहुत जी अच्छा और बहुत जी। वो सुसंस्कारित जिसे कहते हैं, उस तरह का इतिहास रहा है। एक छोटी सी रचना छंद मुक्त मैं राजस्थानी में और रखना जी चाहती अवश्य हूँ। अवश्य। जी। उसका देखिए कि उसका शीर्षक है माए माए। माए माए मतलब भीतर भीतर। हम्म। कठई क्यों, कठई की चटकियो, की टूटियो, की बिखरियो, पण काई। कठई की चटकियो, की टूटियो, की बिखरियो, पण काई। एड़ो काई चटकियो, काई टूटियो, काई बिखरियो, नींगे किती आयो ही कोनी, टूटड़ो भी बाजो कोनी, लादी भी कोनी टूटड़ो की चारी की सेनानी। ओय ओ तो बावड़ो जी हो, ओय ओ तो बावड़ो जी हो, इंद्रो चटकणो, इंद्रो बिखरणो, होया करे माए माए, होया करे वाह माए।
अरे वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बस मन कर रहा है सुनते चले जाएं आपकी रचनाएं, और राजस्थानी में तो और भी सुंदर रचनाएं हैं। आप सामाजिक कार्यों में, महिला सशक्तिकरण में, इसमें हमेशा से आगे रही हैं। मैंने समय समय पर देखा है, जाना है कि आप बहुत आगे बढ़ चढ़ करके, एक तो कुप्रथाओं के खिलाफ भी आपने बहुत काम किया है, जैसे भ्रूण हत्या के खिलाफ आपने काम किया है, दहेज प्रथा के खिलाफ, और कई तरह की, मतलब जैसे सामाजिक सेवाएं, और खासतौर से मेरे को ये भी पता है कि कोरोना के दौरान भी आपने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। सबसे पहले तो मैं कन्या भ्रूण हत्या पर आना चाहूंगी। जी। ये राजस्थान में जहाँ बहुत अच्छी बातें रही हमारे राजस्थान की, तो ये कहीं ना कहीं हमारे राजस्थान के सर पे एक कलंक भी रहा, युगों तक रहा। और ये मेरे देखते देखते भी कई जगहों पर, कई, हालांकि इसका अभी भी मैं मानती हूँ कि एक रूप बदल गया है। अब हॉस्पिटल में होने लगा है। पहले जन्म लेने से पहले जन्म लेने के बाद मारी जाती थी, अब तो पहले से ही हटा दिया जाता है उसे। सही है। तो ये चीज आप सोचिए कि हम 7 बहनें थी, 7 बहनें हैं। तो परिवार में जो भी कोई घर पे आता, कोई रिश्तेदार, कोई परिचित, कोई मिलने वाला, बड़े मतलब दुखी हो के घर से ऐसे जाता, वो 7 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। ये सुन के अंदर मतलब एक आक्रोश पैदा हो गया कि भाई हम बेटियां हैं तो क्या हो गया। जबकि हमारे माता पिता ने कभी भी हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि हम 7 बेटियां। फिर एक ब्रदर था, उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद तो हम ज्यादा ही बेचारी, मतलब वो दुनिया को, सही है। एक दिया बेचारे ने, एक आंख दी ईश्वर ने, वो आंख भी फोड़ ली वापस, एक अरे आंख दी। बाप रे। अब क्यों बेटियां आंख क्यों नहीं होती है, बेटियां सही। माता पिता क्यों सेवा नहीं करती है, क्या नहीं होता, बेटियों को इस तरह की परवरिश तो दीजिए। तो ये मतलब एक तरह कहीं से, और देखती थी, सुनती भी थी कि नहीं ओ उसके तो बेटी हो गई है फिर से, उसको तो मार देना चाहिए था कोप में, कोई बात नहीं अभी भी अमल दे दो। ये चीजें जब सुनती थी तो और हाँ। आपको कि ये क्या कर रहे हैं, क्या वो जीव नहीं है, क्या उसे जीने का हक नहीं है, वो इंसान नहीं है, उसमें सांसें नहीं है, क्या उसका शरीर नहीं है, उसके भीतर आत्मा नहीं है, क्या नहीं है लड़कियों के अंदर। और मेरा ये फिर पोस्टिंग होते होते देखा कि हमने जैसलमेर के बॉर्डर की तरफ जब हम गए, वहां ये कुप्रथा और भी ज्यादा था, अच्छा। वहां किराया भी कम जाता था। और वहां पर जैसलमेर जिले में तो एक गांव ऐसा भी था जहां पर 50 साल बाद कोई बारात आई थी, ओ, क्योंकि कोई लड़की ही नहीं थी। दे देते थे। और वो लड़की भी इसलिए पैदा हो गई कि जब वो मायके चली गई थी, प्रेग्नेंट थी तो, और हाँ हाँ। जब बच्ची हो गई तो उसको यही बताया गया कि उसको वही खत्म कर दिया गया है, और वो अपनी ओहो। बहन के आ गई, उसको बहन के पास छोड़ हम्म। के आ गई। तो जब वो थोड़ी बड़ी हुई तब उस औरत में हिम्मत आई और उसने अपने पति को बताया कि देखो आप बुरा मत मानना, और वो बच्ची जिंदा है। तो उसको लाया, जब उसकी शादी हुई तो मुझे ये ध्यान है कि पूरा जैसलमेर उस शादी में गया था। तो उस तरह की कुप्रथाएं चल रही थी। और दूसरा एक ये भी था कि लड़कियों को पढ़ाना भी वहां ज्यादा उचित नहीं नहीं। समझते थे, हम्म। एक लिखना पढ़ना आ जाए उतना तक। तब हमने एक ऐसे कार्यक्रम हर महिला दिवस पे शुरू किया, हम 5-7 औरतों के साथ मिलाया कि चलो अपन पैसा इकट्ठा करते हैं और उन लड़कियों को जो भी 70% से अधिक नंबर लाती है, उन सबको अपन सम्मानित करते हैं 500-500 की राशि देकर, उनको सर्टिफिकेट देकर, ताकि उनको वाह। घर वालों को लगे कि अच्छा ये मेरी बेटी। उनके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन भी करवाते थे हम, धीरे जी। धीरे वहाँ भी किया हमने, पोखरण में भी किया। तो कहीं ना कहीं जागृति तो फिर आई है, बहुत आई है, और मैंने अकेली ने नहीं, ऐसे कई लोगों ने किया है तब जाके ये जागृति आई है। जी लेकिन हाँ, जी। योगदान सही, एक योगदान मेरा भी रहा है इसमें। नहीं नहीं नहीं, वो तो है कि एक आप भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है, कुछ बातें आपने आगे बढ़ाई होंगी, कुछ लोगों से सहयोग, क्योंकि कोई भी चीज अकेले नहीं होती, सबके सहयोग से, पर उसके लिए तैयार करना लोगों को, उसके बारे में बताना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, जो आप लगातार करती जा रही हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि हमारी ये जो मनोवृत्ति है, उसको, उससे लोग कब उभरेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि इसमें महिलाओं का ही ज्यादा दोष है, महिलाएं ज्यादा दुख जताती हैं, महिलाएं ज्यादा अपनी ही उसके खिलाफ हैं, अपनी ही बिल्कुल। मैं यहाँ मतलब। आपसे
एक बार बीच में बोलना चाहूंगी, जी पढ़ी लिखी महिलाएं तक जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है, बेटी को बोझ मानती है और डॉक्टर से संपर्क करती है, पढ़ी लिखी लड़कियां। बिल्कुल और बिल्कुल, मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ मैं। जिन्होंने कभी कभी उन्होंने भी महसूस किया होगा कि लोगों ने लड़की होने के नाते उसको दोयम समझा, कभी ये पीड़ा उनको हुई होगी, लेकिन जब खुद की बेटी होनी होती है या बच्चा होना होता है तो उसको भी बेटी नहीं चाहिए होती। ये बहुत बड़ी विडंबना और बहुत ही दुख की बात है। नहीं, सही है। इस मंच के माध्यम से हम सभी को कहना चाहेंगे और आपके द्वारा कि देखिए, अब भी चेत जाइए, अब भी कुछ नहीं हुआ है, हम लोग कुछ कर सकते हैं, कम से कम हम जो जानते हैं कि ये गलत है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अब लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है। कई परिवारों में, कई जातियों में ऐसा हो रहा है कि वो कहाँ कहाँ लड़की शादी के लिए भटकते फिर रहे हैं। अब उसके करते दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। कहीं से भी खरीद खरीद के ला रहे हैं, फिर वो उनके जेवर वगैरह चोरी करके भाग रही है, ये भी हो रहा है। हाँ, आती है अनाथालयों में जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस किस जाति में, कहाँ कहाँ गाँव में जाके, क्योंकि उनको शादी तो करनी है, तो पर कहाँ से मिलेगी? और वो खुद कहाँ से जन्म लेंगे? यदि उन लड़की नहीं होगी तो माँ कैसे बनेगी? भाभी कहाँ से आएगी? कोई संबंध कैसे? और इसीलिए मेरे को ये भी लगता है कि आजकल बहुत से संबंध तो खत्म हो गए और होने वाले हैं। क्योंकि एक, यदि आपके एक ही बेटा हो गया और आगे आपने नहीं बढ़ाया, तो न तो चाचा में बनेगा, ना बुआ बनेगी, और वो उससे होने वाले आगे के रिश्ते भी सब खत्म। तो एक तरह से हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। केवल रिश्ते ही खत्म नहीं हो रहे, दुनिया की खूबसूरती खत्म हो रही है। लड़की बिल्कुल कितनी बिल्कुल। भावनाएं जुड़ी होती है, कितनी सुकोमल होती है, उसके पीछे कितने गीत, कितने नखरे उसके, कितने नाज उसके, कितनी तरह तरह के घाघरे ओढ़ने, चुन्नियां, पता नहीं क्या क्या बिल्कुल खत्म हो बिल्कुल। गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या करें? आशा है हमारे दर्शक इसको सुनकर अवश्य वो लोग भी आवाज उठाएंगे और वो लोग भी उसके लिए कुछ करेंगे, और आप उसके लिए माध्यम बन रही हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और आशा जी, एक और बात मैं आपसे पूछ, आप अपनी साफ गोई के लिए बहुत ही ख्यात है और आप बेबाकी से किसी भी गलत बात का विरोध करती हैं। तो कैसा लगता है? मतलब आपको डर नहीं लगता किसी बात को बहुत ही साफ गोई से? क्योंकि बहुत से लोग डर करके सच भी नहीं बताते हैं, तो आप तो उसके लिए मतलब बिल्कुल अड़ जाती हैं कि नहीं, ये गलत है तो गलत है। तो आपके कैसे अनुभव रहे हैं सच्चाई का साथ देने के लिए? सच्चाई के साथ देने के आंतरिक खुशी होती है, लेकिन बाह्य दुख बहुत उठाना पड़ता है। आंतरिक खुशी होती है, लेकिन बाह्य दुख, आपके बहुत करीबी लोग आपसे विरोध में चले जाते हैं, आपसे जी नाराज रहने लगते हैं, आपसे खफा रहने लगते हैं, आपने अगर सच बोल दिया तो। लेकिन सही। ठीक है, वो भी नहीं, आप वैसी झूठ की भीड़ आपके साथ लेके भी क्या करेंगे? सही जो है ये सच बात भी। जो सच का साथ ना दे सके, जो सिर्फ इसीलिए कि मैं इसको सच कह दूंगा तो मेरा कोई अहित ना हो जाए, या कभी मुझे इससे काम पड़ा तो वो काम ना हो जाए, इस तरह दुनिया में कई प्रवृत्तियां हैं, कई कुप्रथाएं, या कई, मैं सोच रही हूँ, गलत चीजें हैं, वो हावी भी हो जाती है हमारे ऊपर। आप जी एक बार सच बोलिए, आपको 10 बार झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको बात याद है। रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने क्या बोला था। और आप चाहते हो कि नहीं, वहां गलत हो रहा था, ये गलत है, आप घर आके बोलते हो, लेकिन वहां आप देख के आ जाते हो जहां भी गलत हो रहा है। मैं एक बार कहीं ऐसे बाइक स्कूटी से जा रही थी, मेरे आगे हम्म आगे एक लड़की जा रही थी, शाम का समय था, 7:30 बजे थे। हम्म तो लड़की जा रही, लड़की, उसको 3 लड़के पीछे, एक बाइक पे 3 लड़के उसका पीछे कर रहे हैं, और वो हम्म। लड़की डर के मारे तेज तेज स्कूटी चला रही है, बेचारी परेशान हो रही है। जी जी मैंने अपनी स्कूटी तेज की और उन लड़कों के आगे जाके अपनी गाड़ी करके खड़ी हो गई। बहुत गाली गलौज भी हुआ, खूब हुआ, पर मेरे को ये कि आज तो जो हो जाए पर हो जाए। फिर लड़की एक कोने में खड़ी खड़ी बड़ी हिम्मत करके आके बोली, थैंक यू आंटी, आपने मुझे बचाया। लेकिन मैं अगर देख के चली जाती तो शायद उन लड़कों की हिम्मत थोड़ी और आगे बढ़ जाती। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह दिल्ली स्टेशन पे भी मैंने देखा कि एक व्यक्ति बहुत मतलब गंदा गाली बोलता हुआ मेरे पीछे आ रहा, और बहुत बकवास करता हुआ। मुझे लगा कि इसको अब रोकना बहुत जरूरी है, और मेरी ट्रेन भी, मुझे ट्रेन में भी 20 मिनट बाकी, मेरे स्टेशन पे हम्म। पहुंचना के बाहर की बात है। मैंने अपना सामान भी चोरी होने का नहीं सोचा कि यहाँ से सामान चोरी हो जाएगा, सामान वहां पटका और उसको पकड़ के पीटते हुए वहां की पुलिस चौकी में दे के आई थी कि वाह। नहीं, ये गलत मैं सहन नहीं करूंगी। गलत हमें सहन करना नहीं है, गलत इसीलिए बढ़ रहा है हर तरफ कि आप विरोध नहीं सही कर रहे, आपके सही। या तो कोई डर और या कोई लालच, दो ही चीजें हैं जो आपको विरोध हम्म। करने से, गलत विरोध करने से रोकती है। तो आप ये दोनों चीजें आप
ऊपर हावी नहीं होने दे। और मेरे साफ गोई के पीछे तो बहुत लोग मेरे दुश्मन हुए, कुछ अपने भी कुछ भी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको आंतरिक खुशी है कि आपने गलत को रोका और गलत का विरोध किया, वो झूठे जरूरी। हाँ, तरह लोगों को साथ लेके भी नहीं चलना चाहती जो सच नहीं सुनना चाहे, वो हमारे साथ ना रहे बेशक। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। और इसीलिए आजकल गलत काम ज्यादा क्यों हो रहे हैं कि लोग उसका विरोध नहीं करते हैं, या देखते हैं तो भी मतलब किनारा कर लेते हैं या आंख फेर लेते हैं, तो उससे क्या गलत काम तो नहीं। और वो बात जब आपके परिवार में आपके साथ किसी के साथ हो तो फिर आपको लगता है कि गलत है। जब तक दूसरों के साथ हो रहा है तब तक आपको, क्योंकि जब तक आपके पैर में बिवाई नहीं फटेगी आपको उसका दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन पहले ही महसूस करें तो कितना अच्छा हो, बहुत से लोगों अब को हम बचा वही ना, सकेंगे। वही जाके पैर फटी ना दीवाई, वो क्या जाने पीर पराई। तो पीर बिल्कुल पराई पहचानो ताकि आपकी बीमारी फटे ही नहीं, सही वो है, नौबत। सही है। आपने विभिन्न विधाओं में अपनी कलम चलाई है, वो चाहे दोहे हो, चाहे हाइकू हो, कविता हो, गजल हो, तो और हास्य व्यंग भी आप बहुत सुंदर लिखती हैं। कुछ हास्य व्यंग हो जाए। व्यंग्य कुछ मैंने लिखे हैं, जैसे जी। एक आस्तीन आप है, एक है थाने काजलियो बना लू। अरे तो वाह। काजलियो बना लू एक गीत है, वीर दुर्गादास पिक्चर हाँ का, जी, हाँ राजेश जी। जी। जी जी, बहुत पॉपुलर है, हाँ जी। सब खुरापात सोचिए कि वाकई अगर औरतें अपने पति को काजल बना बनाकर अपनी आंखों में रखने लगे तो क्या स्थिति। तो जी जितना मतलब पति का वजन उतना मतलब क्विंटल काजल आंखों में आप सोचिए, जी 80 किलो, मतलब 80 किलो काजल आंखों के भीतर, अब वो कैसे रुकेगा। तो उस पर एक व्यंग्य मैंने थाने काजलियो बना लूं, और फिर क्या कि कंपटीशन भी बढ़ जाएगा महिलाओं में कि बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। उसकी आंखों में 40 किलो काजल। तो आजकल तो क्या गिनीज बुक में और थोड़ा नाम आने का भी ज्यादा रहता है ना, लिम्का बुक और गिनीज बुक में। तो आज जी के समय को तो महिलाएं अपने पति का वजन कम करवाने की बजाय वजन बढ़ाने लगेगी। वो सोचे मुझे तो गिनीज कि इतना किलो काजल मेरी आंखों में है, तो आप अपना वजन बढ़ाइए। तो बेचारे पति की क्या हालत हो जाएगी आप देखो। और फिर अगर वो पति आंखों से गिर गया, मतलब आंखें झपकाएगी तो सही, कुछ तो करेगी। अब वो काला कलूटा पति बाहर निकले, उसको ना माँ बहने पहचाने, न रिश्तेदार पहचाने, न दोस्त पहचाने कि भाई कौन है। फिर अगर वो व्यक्ति को कोई और औरत अपनी आंखों में बसाना चाहे तो पता चले ये तो ऑलरेडी मतलब बना हुआ इस तरह। ये है थाने काजलियो बना लू, जो उसमें भास्कर में छप चुका है। और अच्छा ये अच्छा, बहुत रचना सुनने में कितना मजा आएगा, मुझे वैसे ही सुन के हंसी आ रही है। बहुत करारा व्यंग है। कमेंट जी बॉक्स में डालूंगा, लिंक दूंगी उसका, ये पढ़िएगा आपको मजा आएगा इसमें। जी, और एक अवश्य अवश्य। आस्तीन का सांप, तो आजकल हाँ आस्तीनें सुनाइए। आजकल आस्तीनें जो बन नहीं रही है, कट स्लीव बहुत चलन में आ गया है, बहुत ज्यादा। औरतें तो आप अच्छा आप टेलर को बोलो भी ना कि मेरी लंबी हाँ। आस्तीन बना, वो आपकी आस्तीन कहता है नहीं फैशन नहीं है, वैसे करके 2 इंच का छज्जा लगा देता है। अब 2 इंच, मैंने उसको पूछा बता मेरे आस्तीन के सांप कहाँ रहेंगे, उसको टेलर को सब। पूछा। उनको संरक्षण दूंगी भैया, आस्तीन के सांप तो होंगे ना। या फिर बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं के होते नहीं है, तो आप और पुरुष के बच्चों की लंबी लंबी आस्तीन होती है, उनके तो सांप भी बड़े लंबे लंबे होते हैं, आस्तीन वाले सांप। अब सही सही। आस्तीन अगर गुम हो जाएगी तो आस्तीन के सांप नहीं मिलेंगे। अब जिस तरह सरकार चारों तरफ पक्षियों को बचाने के लिए या पशुओं को बचाने के लिए जो भी संस्थाएं काम करती है, तो उनको कुछ डोनेशन सरकार देती है। तो मेरी हम्म। सरकार के पास है कि मुझे भी आस्तीन के सांप बचाने, इसीलिए आप कुछ मतलब हमारे कपड़ों पे ही कुछ वो दे दीजिए, कुछ डोनेशन, ताकि दर्जी कपड़ा खाए बिना हमारी आस्तीन पूरी बना दे। वो अपना कपड़ा बचाने के लिए दर्जी हमारी हाँ जी, आस्तीन नहीं, अब हम आस्तीन के सांप कहाँ रखे। इस तरह बिल्कुल। का एक, वो भी काफी बड़ा व्यंग्य मैंने आपको सार सुनाया है उसका। जी 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 जी। अरे वाह, मजा आ गया, आपने तो एक अलग ही लेवल पे, ये तो कभी सोचा नहीं था। बहुत ही विशिष्ट बात है। चलते चलते एक और छोटी सी कोई रचना हो जाए। जी मैं एक गजल के, वैसे तो आपके पास मेरे ख्याल से समय नहीं है,
तो एक जी, गजल के शेर पढ़ देती जी, हूँ। जी। यूं नजर का नजर से इशारा हुआ, यूं नजर का नजर से इशारा हुआ, सुकून रात है चांद प्यारा हुआ, पुरसुकून रात है चांद प्यारा हुआ। शेर देखिए, हम तुम्हारे हुए दिल तुम्हारा हुआ, तुम हमारे हुए दिल तुम्हारा हुआ, न मुनाफा हुआ न खसारा हुआ, खसारा घाटा, न मुनाफा हुआ न खसारा हुआ। और एक शेर और देखिए, छीन कर चैन खुद का खुदी से यहाँ, छीन कर चैन खुद का खुदी से यहाँ, फिर रहा आदमी मारा मारा हुआ, फिर रहा आदमी मारा मारा हुआ। लंबी गजल है, मेरे ख्याल से समय हो चुका है जी, हमारा। जी, 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 बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने आशा जी से बहुत विषयों पर चर्चा की, सामाजिक बुराइयों पर, उनकी समाज सेवा पर, उनकी रचनाओं पर। लगता है बहुत कुछ जानने को है, बहुत कुछ पूछने को है, लेकिन समय की पाबंदी है। अवश्य हम फिर कभी आपसे जुड़ेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। और दर्शकों, आप सबके जुड़ने के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार। और इसी तरह और भी व्यक्तित्वों से आपको मिलाने के लिए आप इस पेज से जुड़े रहिए। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, उसका लिंक डाल दिया गया है। तो फिर कभी मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आशा जी, विशेष तौर पर आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार कि आपसे जुड़ी। नहीं कमेंट्स नजर आए, किसी का नाम नजर नहीं आया। अगर कोई जी, जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। काफी और लोग जुड़े हुए हैं और उनके बहुत ही अच्छे सकारात्मक हैं। तो फिर कभी मिलेंगे आशा जी, बहुत अच्छा लगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद दर्शकों, बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।